हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर क्लब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही अहम टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो चलिए पढ़ते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट वाज इट, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या थी। A 10-year period of the event in France from 1789 to 1789, यानी कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का 10 साल जो है वो पीरियड होता है। इसमें कई सारी पॉलिटिकल सोशल चेंजिंग आई। फ्रांस ने न सिर्फ फ्रांस के लोगों को फ्रांस को इम्पेक्ट किया, बल्कि पूरी दुनिया इससे क्या हुई, मुतासर हुई। यानी कि इस रेवोल्यूशन से पूरी दुनिया क्या हुई, मुतासर हुई। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था, मोनार्की थी, कैसी मतलब कि बादशाह थी। फिर फ्रांस क्या हुआ, जमहूरियत आई, बीच में जमहूरियत थी। फिर उसकी जो एंडिंग हुई वो डिक्टेटरशिप ऑफ द नेपोलियन, या नेपोलियन की डिक्टेटरशिप पर ये इसकी जो रेवोल्यूशन है वो एंड हुई। अब हम इनकी कॉजेज़ को जानते हैं कि इनकी क्या क्या कॉजेज़ हैं। पॉलिटिकल कॉज क्या है, सोशल कॉज क्या है, इकोनॉमिक कॉज क्या है और इंटेलेक्चुअल कॉज क्या है। सबसे पहले आती है आपकी पॉलिटिकल कॉज। ठीक है, द बर्बन डेस्पोट, यानी जाबिर तानाशाह। डेस्पोट का माना क्या होता है कि यानी किसी बंद यानी बादशाह के पास क्या होती है, अथॉरिटी होती है, उससे कोई रोकथाम नहीं होती, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं डेस्पोट। तो अब हम आते हैं आपके लुइस 14 पर। लुइस 14 का एज होता है, दौर एज है, यानी कि इसकी पीरियड, उसका पीरियड है 1643 से लेकर 1750 तक का। ये एक एब्सोल्यूट डेस्पोट था, यानी कि ये अपने पास जो अथॉरिटी रखना चाहता था। ये चाहता था कि जितनी भी जो पावर है वो मेरे पास होनी चाहिए, और ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को भी बरकरार रखना चाहता था, यानी कि ये मरकज़ियत की कोशिश करना चाहता था। फिर इसने कई सारी वॉर्स लड़ी, फिर ठीक है, कई सारी वॉर्स लड़ी और फ्रांस के लिए, तो इसने बहुत सारी वॉर्स लड़ी और उन वॉर्स में इसने जीत भी हासिल की। तो इस वजह से फिर फ्रांस जो है वो बहुत डेट पे आ गया, यानी कि कब्जे पे, सॉरी कर्जे पे आ गया। फिर आते हैं किसके पास, हम लोग लुइस 15 की बात करते हैं। तो इसका टाइम पीरियड है 1715 से लेकर 74 तक इसका टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे डेट इंक्रीज, यानी कि कर्जा बढ़ गया, किसकी वजह से, 7 ईयर वॉर लड़ने की वजह से। ये वॉर किसके दरमियान थी, इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान वॉर थी, जिसमें फ्रांस ने क्या किया, हार पाई। यहाँ से फ्रांस यानी कि हार गया इस वॉर में। अब ये जो लुइस 15 है का ज़्यादा था कि ये जो है नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि ये अच्छा जो है, बेहतर जो है, मुंतज़िम नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये अच्छी तरह से यानी फैसले जो है एम्पायर को चलाना नहीं जानता था, ये नहीं कर पाता था कि किस तरह से किसी भी एम्पायर को चलाया जाए। फिर उसके बाद आता है आपका लुइस 16। तो दोस्तों, ये लुइस 16 है, जिसको आपने दिमाग में रखना, क्योंकि हमारी इस वीडियो में लास्ट तक यानी इसका ही जिक्र होगा। तो ये लुइस 16 कौन था, इसका टाइम पीरियड होता है आपका 1774 से स्टार्ट होकर 1922 का इसका जो है पीरियड होता है। ये वेल इंटेंशनड होता है, यानी कि बहुत ही अच्छा आदमी होता है। ये चाहता है कि भाई लोग मुल्क में सुधार आए, लोगों की हर बात मानी जाए, लोगों के हर सिचुएशन पर यानी कि गौर किया जाए। लेकिन इसकी क्या कमी थी, इसकी क्या वजह होती है, ये बोल्ड रिफॉर्म्स नहीं था, यानी कि ये अच्छा जो है सलाहकार नहीं था। ये जो डिसीजन जो है वो अच्छे नहीं ले पाता था। ठीक है, फिर इसकी दूसरी वजह क्या थी, ऑस्ट्रेलियन वाइफ। इसकी एक बीवी थी जिसका नाम है मैरी एंटोनेट, जो कि बिलोंग करती थी ऑस्ट्रेलियन से, यानी ऑस्ट्रेलिया के राजा की बहन थी। तो ये किसकी बीवी थी, लुई 16 की सॉरी बीवी थी। तो कहा जाता था कि ये एक बैड एडवाइज़र है। ये हमेशा अपने हस्बैंड को जो भी बात बताती, जो भी एडवाइस देती, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ कर देती, यानी कि हमेशा ही इसने अपने हस्बैंड को बैड यानी एडवाइस दी है। फिर क्या होता है कि अमेरिका वार ऑफ द इंडिपेंडेंस, यानी अमेरिका अपनी आज़ादी के लिए इंग्लैंड से क्या कर रहा था, जंग लड़ रहा था। तो इसने फिर फ्रांस ने इसकी मदद की, क्योंकि इससे जो लुइन 15 की जो वॉर हुई थी, 7 ईयर वॉर पे, इसमें जो फ्रांस और इंग्लैंड में क्या हुआ था,
वॉर हुए थे तो फ्रांस क्या हुआ था, हार गया था। इसकी वजह से अब फ्रांस जो है उनको नीचा दिखाने के लिए इनकी हेल्प कर रहा था। लेकिन इस फ्रांस को तो मिला तो कुछ नहीं, और मजीद वो जो है वो कर्जे में डूब गया। फिर आते हैं इनकी सोशल कॉज। तो दोस्तों आपने इसको भी माइंड में रख लेना है, क्योंकि सारी जो रिवोल्यूशन है फ्रांस की वो इस पे डिपेंड करती है। सो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो सोसाइटी को डिवीजन किया गया, यानी फ्रेंच की जो सोसाइटी थी उनको तीन हिस्सों में, तीन स्टेट में डिवीजन किया गया। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आपके कौन होते हैं, क्लैरिजी, चर्च वाले, पादरी वाले, वो जो भी होते हैं, वो जो चर्च वाले हैं वो कितने भी हैं। अच्छा, जो इनकी पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, कम से कम उनकी 1 लाख उनकी पॉपुलेशन थी, और इनके अंडर में 10% जो है वो ज़मीनें आती थी। यानी फ्रांस में उस वक़्त 10% जो ज़मीनें थी वो चर्च वालों को दी जाती थी, ताकि वो अपने अखराजात हैं वो पूरे कर सकें। फिर आती है आपकी सेकंड स्टेट पे। यहाँ पे नोबिलिटी, फ्यूडलिज्म, यानी कि जागीरदार, ज़मींदार जो भी लोग थे, यानी जो अमीर तबके से बिलोंग करते थे, वो आपके सेकंड स्टेट में रहते थे, और इनकी पॉपुलेशन थी तकरीबन 4 लाख इनकी पॉपुलेशन थी। और इनके अंडर में क्या आता था, 25% जो ज़मीन थी इनके अंडर में आती थी। अब बचे आपके छोटे तबके के लोग, फॉर एग्जांपल फार्मर, आर्टिसन, फैक्ट्री वर्कर्स, ट्रेडर्स, लायर्स एंड पब्लिक ऑफिशियल्स। तो ये सब आपके कौन से स्टेट में आते हैं, थर्ड स्टेट में आपके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या होते हैं, किसान होते हैं, कारीगर्स होते हैं, सरकारी मुलाजिम होते हैं, पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं। यानी यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है वो भी स्टार्ट हुई, और यहाँ पे ट्रेडर्स यानी व्यापार का सिस्टम भी यहाँ पे स्टार्ट होने लगा। लॉयर होते हैं, यानी कि पढ़े लिखे लोग भी वो इस थर्ड स्टेट में शामिल थे। और इनकी आबादी जो है 2.7 करोड़, यानी कि फ्रांस की 95% जो है पॉपुलेशन है वो थर्ड स्टेट में है। अब इन्हें किया जाता था। अब आगे देखते हैं कि नो टैक्स वन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थी उनको टैक्स देना नहीं पड़ते थे। तो फिर टैक्स कौन देता था, मुल्क को कौन चलाता, यानी मुल्क की फिर जिम्मेदारी थी वो किस पर थी। तो जाहिर सी बात है, तो थर्ड स्टेट यानी जो भी गरीब लोग, तबके के लोग थे, उन पर सारी जिम्मेदारी थोप दी गई। तो वो लोग सारे टैक्सेस देते, यानी कोई भी राजा आता था फसलों की कमी के लिए भी जो भी अखराज होते तो इन पर मजदूर जो है वो टैक्स बढ़ा दिया जाता था। जो भी लड़ाई होती तो इनसे जो वो टैक्स लिया जाता था। तो 18वीं सदी में, यानी कि 18th सेंचुरी में, जो फ्रेंच सकाफत है, फ्रेंच कल्चर का हाई पॉइंट जो है वो माना जाता है। एजुकेटेड मिडिल क्लास बुर्जुआरियज। ठीक है, एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो यहाँ पे एजुकेटेड जो है बंदे थे, ये तो ना तो फर्स्ट स्टेट में थे और ना ही सेकंड स्टेट में। इनको ज़बरदस्ती जो है इनको थर्ड स्टेट में डाला गया, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन तो नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को, यानी कि इनको थर्ड स्टेट में ऐड किया गया। और फिर आते हैं आपके अर्बन वर्कर्स। इनकी जो कंडीशन थी, इनकी जो हालत थी, यानी कि इनके फटे हुए कपड़े वगैरह, यानी कि इनकी कंडीशन जो वो क्या थी, पुअर थी, यानी कि बहुत ही गरीब हालत में थे, बहुत ही ख़राब हालत में ये लोग थे। फिर हम आते हैं इसकी इकोनॉमिक कॉज की तरफ, यानी कि इसकी जो माशी कॉज है वो क्या होती है। तो राइजिंग पॉपुलेशन, यानी कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की जो बढ़ती हुई आबादी की बहुत बड़ी काज है। देखिए आप 1700 में इनकी जो आबादी थी 2 करोड़ थी। फिर 1789 से लेकर इनकी आबादी कितनी बढ़ गई, 2.8 करोड़, यानी कि 8 लाख एक मुल्क की आबादी बढ़ गई इतने टाइम में। यानी कि 30% जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई, वो भी उस टाइम जिस टाइम जो है मुल्क पहले से ही कर्जे में है, उसका जिसका सूद और भी बढ़ गया हो। इसमें क्या हो कि हाई डिबेट किसकी वजह से हुआ था, वॉर की वजह से हाई डिबेट हुआ था। कौन सी वॉर, जो लुइस 1587 वॉर हुई थी, उसकी वजह से जो है हाई डेट में जो कर्जे में ये डूब गया। और फिर इसका जो टोटल जो नेशनल बजट का जो पूरा जो है, अब इनकी जो नेशनल बजट का पूरा जो हिस्सा है वो यानी कि पे किया जाता है डेट पे, यानी कि
जो भी बजट आता था फ्रांस को नेशनल बजट, तो इनका आधा जो बजट चला जाता था आपके इसी कर्जे में। तो अब सख्त सर्दी भी थी इस दौरान। सख्त सर्दी में अब क्या होता कि उनकी फसलें भी नाकाम हुई। जब फसलें नाकाम हुई और फूड की प्राइसेस भी बढ़ गई, यानी भूख से लोग मरने लगे। जाहिर सी बात है, अब फसलें काम नहीं कर रही और आबादी भी बढ़ गई है, तो ये बड़ा इशू था। इसके लिए ये बड़ी कॉज है, जिसके लिए फ्रेंच रिलेशन के लिए फिर यहाँ पे जो लोग हैं वो नाराज़ होने लगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि अब इनके जो राजा थे वो इनके साथ पेरिस में नहीं रहते थे। वो कई 100 किलोमीटर दूर एक पेरिस ऑफ वर्साइल है, वहाँ पे रहते थे। तो लोग जो हैं वो बहुत नाराज़ हुए अपने राजा से। इंटेलेक्चुअल कॉज। अब इंटेलेक्चुअल कॉज पे हम लोग आते हैं। इसमें क्या होता है कि एज ऑफ इनलाइटमेंट 18 और 17 सेंचुरी में आपकी एज ऑफ इनलाइटमेंट आती है। यहाँ पे जो है क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड फिलोसफी, रैशनल थिंकिंग, फेमस थिंकर्स एंड फिलोसफर। तो 18वीं और 17वीं सदी में क्या होते हैं कि साइंस जो है अपने आइडियाज, साइंस फिलोसफी जो है अपने आइडियाज़ जो हैं वो लोगों तक डेवलप करना चाहते थे एज ऑफ एनलाइटमेंट के दौर में। इन्होंने कुछ आइडियाज़ शेयर किए थे, यानी कि बुक में लिखे थे। जो राइटर्स थे उन्होंने अपने बुक में लिखे थे, उनमें से 4-5 ये हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। जॉन लेक, जैन जेकियस, रशियन, यानी कि प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो आई एम रियली सॉरी। ये पीपल यानी कि पीपल्स सोवरेनिटी के बारे में बात करता है, यानी कि पीपल्स को हर बात, यानी कि उनको राइट है अपनी बात करने का। तो इससे भी लोग ज़्यादा इंस्पायर हुए। फिर एम्यूल कांत, फिर मॉन्टेस्क्यू, इसने क्या कि सेपरेशन ऑफ द चर्च एंड स्टेट, यानी कि चर्च और स्टेट को अलग-अलग इसने किया। फिर वॉल्टायर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर इसने वॉल्टायर ने क्या बात की कि भाई हर बात को हर इंसान को अपनी बात कहने का, अपनी राय बताने का हक होता है। तो ये बात सुनकर लोगों में क्या हुआ, एक शऊर पैदा हुआ, यानी कि जो अनएजुकेटेड बंदे थे वो भी जानना चाहते थे कि हमारा जो मुल्क के हालात है वो किस तरह से होने चाहिए। फिर यहाँ पे इनके सवालात हुए गॉड से कि जो है किंग्स राइट टू द रूल, कि किंग जो बादशाह को किस तरह से वो बादशाह करनी चाहिए, कैथोलिक के क्या अपने रूल हैं, चर्च के क्या रूल हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो फिलोसफर थे, जो थिंकर्स, इन्होंने क्या डेवलप किए, न्यूज़पेपर के ज़रिए इन्होंने अपने आइडियाज़ डिस्कस किए। तो ये एक सैलून में डिस्कशन किया करते थे। अब देखें कि यहाँ पे एक पिक्चर में ये बंदा बैठा हुआ है, इसके हाथ में क्या है, इसके हाथ में आपकी एक बुक है, सॉरी एक न्यूज़पेपर है, जो कि ये अनएजुकेटेड जितने भी बंदे बैठे हुए हैं इन सबको पढ़ के बता रहा है कि आपके हमारे जो मुल्क के जो हालात हैं वो किस तरह से हैं। ये एक बंदा है जो कि सारे लोगों को, ये एक सैलून डिस्कशन हो रही है हमेशा, यानी फ्रांस में ये जो सैलून है वो सैलून पर क्लस पर डिस्कशन होती थी। अब आते हैं इनकी रफ टाइमलाइन पर। अब इनकी टाइमलाइन को ज़रूर याद रखें। तो क्या इनकी टाइमलाइन, यानी कि किस किन वक्त किस किस की जो वो हुकूमत है वो आने लगी। 1789 में आपकी जो स्टेट जनरल, फिर 1789 से लेकर 91 तक नेशनल असेंबली, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर नेशनल कन्वेंशन, यानी कि जिसको दहशत का दौर भी कहा जाता, फिर डायरेक्ट रूल, फिर लास्ट में नेपोलियन का तख्ता पलट। ठीक है, तो अब इन टाइमलाइन को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टेट जनरल, तो यहाँ स्टेट जनरल ये स्टार्ट होती है आपकी 5 मई 1789 से। इसमें क्या होता है कि सुपर पार्लियामेंट होते हैं, यानी कि यानी कि तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट के वो तमाम स्टेट जनरल में आते हैं। तो यहाँ पे मीटिंग होने जा रही थी जो कि 175 साल में पहले नहीं हुई थी। अब जो है दोबारा जो है 175 साल के बाद मीटिंग हो रही थी। मीटिंग का एजेंडा क्या था कि फाइनेंशियल जो क्राइसिस है, फाइनेंशियल जो इशू है उनको मैनेज किया जाए, यानी गिरती हुई मैशत को बढ़ाया जाए। और इसमें कितने लोग ऐड थे फर्स्ट, और यहाँ पे तमाम जो लोगों को बुलाया गया, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, यानी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे उनको बुलाया गया। फर्स्ट स्टेट से आपके 300 लोग, सेकंड स्टेट से 300 लोग और थर्ड स्टेट से आपके 600 लोग। तो देखा जाए कि जो थर्ड स्टेट है वो आबादी में ज़्यादा थे।
अब देखें ये एक वो पेरिस ऑफ वर्साइल का एक हॉल है जहाँ पे ये जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, यानी मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेडलॉक ओवर वोटिंग पे यहाँ पे देखें कि वोटिंग का क्या सिस्टम था। वोटिंग का क्या सिस्टम है कि एक मुल्क यानी कि एक स्टेट का एक वोट, फिर दूसरे स्टेट का फिर एक वोट, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि वन बाय वन जो है, यानी कि एक स्टेट का एक वोट, दूसरे स्टेट का दूसरा वोट, तो लास्ट में हमेशा जो बच जाती थी वो हमेशा आपकी तीसरी जो स्टेट थी वो हमेशा बच ही जाती थी, क्योंकि दो वोट तो ऑलरेडी जा चुके होते थे। सो द थर्ड वोट स्टेट डिक्लेयर इटसेल्फ अ नेशनल असेंबली। तो फिर यहाँ पे लोगों ने क्या कहा कि आपने एक एक वोट करके इंडिविजुअली वोट आपने काउंट करने हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। तो आपने ऐसा करना है कि एक एक इंडिविजुअली वोट है वो काउंट करने पड़ेंगे। तो फिर राजा था, तो राजा ने इनको इनकार कर दिया कि इस तरह से नहीं होगा। राजा ने क्या कि इस तरह से नहीं होगा। तो फिर थर्ड स्टेट वालों ने क्या किया, तो खुद को क्या किया, नेशनल असेंबली करार दिया कि अब हम लोग नेशनल असेंबली में जाएंगे, यानी कि अब हम थर्ड स्टेट नहीं रहे, अब हम जाएंगे हम नेशनल असेंबली में। तो राजा ने नेशनल असेंबली को लॉक कर दिया। जो लुइस 17 था उसने जो है नेशनल असेंबली के जो भी मेंबर थे उसको हॉल में आने से मना कर दिया। दे टेक दिस, फिर अगर मना यहाँ पे उन लोगों को मना कर दिया, फिर वो लोग जाते हैं द टेनिस कोर्ट ऑथ, यानी कि ये एक हलफ उठाते हैं कि जब तक ये हम तब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जोड़ेंगे, तब जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन ना बने, यानी कि आइन ना बने। वो चाहते हैं कि बादशाह हो, मोनार्की हो, लेकिन आइन के मुताबिक हो, ठीक है। अब हम आते हैं जून में। अब जैसे आपको पता है कि मई में रेवोल्यूशन यानी स्टार्ट होती है। अब हम आते हैं जून में। जून में क्या होता था, ऑल ओवर फ्रांस, इन तमाम जो फ्रांस के थे प्रेजेंट रिवॉल्ट देयर लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स, लॉर्ड जेनेवरेज एंड चेटर ब्राउन एंड लैंड रिकॉर्ड द ग्रेट फेयर। अब इनको द ग्रेट फेयर क्यों कहा जाता है, क्यों अब जून में तमाम जो किसान थे वो खिलाफ हो गए कि इनके फ्यूडल लॉर्ड्स के। अब वो चाहते थे कि फ्यूडल लॉर्ड्स को भी जो है, यानी कि जागीरदार के सिस्टम को भी ख़त्म किया जाए। फिर उन्होंने कई राजाओं के जो रिकॉर्ड्स वगैरह थे वो जला दिए। फिर इस वजह से इसको क्या कहा जाता था, द ग्रेट फियर कहा जाता था। रियोल्स इन द पेरिस इन सपोर्ट ऑफ द असेंबली एंड अगेंस्ट किंग एक्शन। तो यहाँ पे किंग के खिलाफ भी लोगों ने एक्शन खड़े कर दी, क्योंकि ये कह रहे थे कि अब जो है वो किंग है वो अब हमारे जो है वो हक में नहीं है, तो अब इनके भी खिलाफ होने लगे। तो यहाँ पे क्या दंगे फसाद भी होने लगे। ब्रोकन अब यहाँ पे जो है रूल है, यानी कि यहाँ पे जो भी कानूनी सिस्टम था, ब्रेक डाउन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पे जितने भी कानून के ऑर्डर थे उनको नहीं माने गए। रेवोल्यूटरी स्पिरिट टैक्स ओवर लोइस 17 ऑर्डर मिलिट्री। अब जो लुइस जो 17 है उसने ऑर्डर दिया कि तमाम जो जितनी फोर्सेस हैं उसको अपने पास बुला लिया। तो देखिए कि अब यहाँ पे जो है टेनिस कोर्ट ऐद के बाद जब ये खबर पहली दूर दूर तक ये खबर पहुंच गई कि भाई लोग बगावत करने आए, तो काफ़ी मुल्कों से लोग बगावत करने के लिए भी आए थे। तो इस दौरान यहाँ पे तो इसके दौरान इन दंगों के दौरान यानी यहाँ पे दंगे फसाद भी हुए थे, यानी लड़ाइयाँ हुई थी, जगह जगह फसादात भी हुए थे। तो जो लोग खेती बाड़ी किसान जो थे, जो लोग खेती बाड़ी करते थे, उनको अपना इन्होंने वेपन्स बना लिया, यानी कि इन्होंने अपना हथियार बना लिया। तो राजा बहुत डर गया था, तो राजा ने जितनी भी फोर्स थी वो अपने पास बुला ली। अब हम आते हैं जुलाई पे, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल 14 जुलाई। तो यानी कि जुलाई में आपका एक किला होता है इनको, जहाँ पे लोगों ने एक किले को तबाह किया था। तो ये बेसिकली ये जो वो किला है जहाँ पे जो फार्मर्स थे, जो किसान थे जिन्होंने अटैक किया था। चलिए इनको भी हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। फोर्ट यूज्ड एज अ प्रिजन, ये जो किला था कैदियों के लिए यूज़ किया जाता था, और ये एक बादशाहों की यानी निशानी भी मानी
जाती थी, यानी कि जितने भी आपके प्रिजन होंगे, जितने भी कैदी होंगे, वो इस किले में रहेंगे। बास्टिल जो प्रिजन है लोटेड एंड टर्न डाउन बाय द रिटर्स। तो लोगों को ये अफवाह मिली कि बास्टिल जो है आपका महल है, इसमें काफ़ी आपको गन्स वगैरह मिलेंगी, तो आप इन पे अटैक करें तो आपको काफ़ी वगैरह गन्स भी, हथियार आपको मिलेंगी। तो मेल नीड टू गेट वेपन। तो लोगों ने क्या किया, बास्टिल जो महल है उन्होंने उस पर हमला किया, उसमें जितने भी कैदी थे उन सबको रिहा किया और उन सब जो वेपन को उन्होंने हासिल कर लिया, जितने भी वेपन से सब उन्होंने हासिल कर लिए। और वहाँ पे एटलीस्ट 8 से 9 कैदी वहाँ पे थे। तो इस दिन को आज भी, यानी कि बेस्टल डे सेलिब्रेशन, यानी इस दिन को आज भी फ्रांस में बेस्टल डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो देखें ये जो वो बास्टिल किला है, देखें किस तरह से लोग गुस्से में थे, कैसी हालत बना दी है इस किले की। इस किले की एक एक जो ईंट है वो भी इन लोगों ने निकाल दिया। आप देख रहे हैं किस तरह से इन लोगों ने इस पूरे किले को तबाह किया, यानी पूरे जो बेस्टाइल जो किला है इसको उसने तबाह किया। तो लोग क्योंकि बहुत गुस्से में थे, इस वजह से इन्होंने ज़्यादा एक्शन किया। अब आते हैं आपकी नेशनल असेंबली, जो कि आपके थर्ड स्टेट वाले नेशनल असेंबली थे, अब वो बन गए नेशनल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अब वो क्या चाहते, अब वो कहते थे कि अब जो है वो असेंबली हो, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हो, ऑर्डर ऑब्लिगेशन ऑफ द फ्यूडलिज्म एंड लिव्ड यूनिफॉर्म। अब क्या कहते हैं, जो भी फ्यूडलिज्म थे, जो भी जागीरदार है, अब उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। जो वक्त उन्होंने गुजार लिया सो गुजार लिया, अब उनको भी क्या करना पड़ेगा, तमाम जो भी यानी कि फ्रांस में रह रहे हैं, जो रिसोर्सेज फार्म की ले रहे हैं, उनको भी टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो अमीर तबके के जितने भी लोग थे वो अपने इस डर की वजह से अपने पड़ोसी मुल्क में चले गए। तो उनको, यानी इन डर की वजह से वो वहाँ से निकल गए। तो इनको क्या कहा जाता है, एमिग्रेंस, यानी जो छोड़ के, यानी जो भाग से दूसरे मुल्क में, उसको एमिग्रेंस बोलते हैं। तो क्लियरजी रिड्यूस बाय द 1/3 मेड सिविल ऑफिसर। पे यहाँ पे जो चर्च वगैरह हैं, यहाँ पे जो भी सिविल ऑफिसर थे, जो भी लोग थे, वो एज आ यानी गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय बन के काम करेंगे। जो बड़े ओहदे पे थे तो वो ठीक है, जो छोटे ओहदे पे थे उनको यानी कि सरकारी मुलाजमिन की तरह उन्हें काम कराया पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर पॉप जो है वो बहुत नाराज़ होता है इनसे। पॉप यानी कि इनसे बहुत नाराज़ होता है फ्यूडल आर्ट से, यानी कि वो फ्यूडल आर्ट से अगेंस्ट होता है, वो इनसे नाराज़ होता है। अब आते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड ऑफ द सिटीजनशिप, यानी कि इंसान और शहरियों के हकूक़ का ऐलान। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट जो असेंबली बने थे, उन्होंने क्या किया, अब इंसानों और शहरों के हकूक़ की अनाउंसमेंट कर दी, ऐलान कर दिया। इसने क्या किया कि आइन के लिए इरादे का एक बयान लिया। क्या किया, एक स्टेटमेंट क्या दिया, स्टेटमेंट ऑफ द इंटेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूट, यानी आइन के इरादे के लिए एक बयान किया। फिर बेस्ड ऑन आइडियाज़ ऑफ इनलाइटमेंट, किसके आइडियाज पे बेस्ड थे, इनलाइटमेंट। और यहाँ पे कहा गया है कि इनमें सिविल राइट्स होने चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी, यानी कि इंसानी और शहरी हकूक़ के लिए इसने आज़ादी के राइट्स हो, मिल्कियत को हिफाजत की हों। तो यहाँ पे 17 यानी कि पॉइंट्स थे, ठीक है, 70 यहाँ पे पॉइंट थे, जिनमें से क्या क्या था कि सिविल राइट्स होने चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी यानी सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे एक मोस्ट डॉक्यूमेंट्स है वर्ल्ड अलॉन्ग विद द मैग्ना कार्टा, और उसके साथ होता है आपका यूएस बिल ऑफ राइट। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें मेन चीज़ क्या थी, इनमें खामियां क्या थी। इनमें खामियां क्या थी कि इन्होंने जो है वो औरतों और ग़ुलामों को कोई हुकूक नहीं दिया। क्या कहते हैं यहाँ पे, जो औरतों को कोई भी यहाँ पे इसने हुकूक नहीं दी। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, यानी किसका कॉन्सेप्ट हो, लिबर्टी, एक लिबर्टी का कॉन्सेप्ट हो आपका, इक्वलिटी को वर इंटरेस्ट इन द डिक्लेरेशन, ये सब होने चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे एक जुमला यूज़ किया गया था, मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। मैन आर बोर्न, जब तक आदमी जिंदा है और वो फ्री रहेगा और वो उसके राइट्स होंगे वो इक्वल रहेंगे।
तो यहाँ पे सबसे इनकी गलती क्या थी कि इनको औरतों और ग़ुलामों का कोई हक नहीं दिया जा रहा था। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि औरतों को कोई भी हक नहीं दिया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी गलती थी इन लोगों के लिए। जैसा कि अमेरिका के इनकलाब के दौरान हुआ था कि इसके साथ आइन के खाके में औरतों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया था। अब यहाँ पे औरतों को यानी जो वोट थे, यानी जो वोट देने वाले थे, उन्हें एक्टिव का एक्टिव यानी सिटीज़न कहा जाता था। जो नहीं देते थे उन्हें पैसिव सिटीज़न कहा जाता था। अब हम आगे मूव करते हैं। अक्टूबर 1789 आते आते हर इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि यानी मैशत की हालत जो है वो बहुत सख्त हो गई। यानी जो खाने हैं वो शॉर्टेज होने लगे। तो यहाँ पे फिर एक अफवाह फैलाई गई कि महल में क्या है, एक पार्टी रखी गई है, रेमर्स ऑफ द पार्टी इन द वर्साइल। वर्साइल जो है एक पेरिस यानी एक प्लेस है, आपको पता है, पहले मैंने बताया कि एक महल है जहाँ पे राजा लुई 17 रहता था। तो यहाँ पे एक अफवाह फैलाई गई कि राजमहल में यानी कि उस महल में क्या एक पार्टी दी गई है, यानी रानी ने बहुत सारा खाना जो है वो छुपा के रखा है। तो यहाँ पे औरतों को बहुत गुस्सा आ गया कि पेरिस में तो लोग भूख से मर रहे हैं, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं है, यानी वो इतनी दर्द तकलीफ़ में है, और ये जो रानी साहिबा हैं वो हमें यानी वो खाना खिला रही हैं, इतना सारा कहाँ से आया। तो औरतों को बहुत गुस्सा आया। तो यहाँ पे 7,000 जो वुमेन है वो इकट्ठे हुए और उन्होंने मार्च शुरू किया और वो चली गई पैलेस की तरफ। मार्च टू द पैलेस, यानी वो उस पैलेस की तरफ चली गई और वहाँ पे कई गार्ड्स थे, उनको यानी मौत के घाट उतारा। और जो ही वो लोग अंदर गए तो देखा कि ये जो अफवाह थी वो झूठी थी। तो फिर औरतों ने अपना जो गुस्सा काबू करने के लिए शाही घराने के लोगों का कि आप चलिए हमारे साथ पेरिस में रहिए, आप चलिए देखिए कि पेरिस के क्या हालात हैं, कि लोग किस तरह से जी रहे हैं, आप उनके पेन का यानी उनके दर्द को फील करें, महसूस करें कि वो किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से वो भूख काट रहे हैं। आप चलिए वहाँ रहिए, उनके दर्द को महसूस किए और उनके दर्द को आप लोगों को दूर करिए। तो फिर ये सुनकर शाही घराने के जितने भी लोग थे वो चल पड़े पेरिस रहने की तरफ। तो अब वो पेरिस में रहने लगे। तो ये देखिए, दिख रहे हैं कि आप ये किस तरह से जो वुमेन थी वो गुस्से में थी, जो भी हथियार था वो ले पड़ी किसकी तरफ, पेरिस की तरफ। अब आते हैं 1790 में। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई सारी जो है पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो यहाँ पे बनी। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वाज ब्रिंग। अब यहाँ पे तहरीरी आइन क्या होता है कि यहाँ पे तहरीरी आइन लिखा गया और फिर मैनी क्लब्स यानी कि कई क्लब्स बने गए, हैविंग देयर ओन थॉट। और हर अलग यानी हर ग्रुप्स के, हर जो क्लब्स के अपने अपने क्या थे, थॉट थे, अपने अपने आइडियाज़ थे कि मोनार्की इस तरह से होनी चाहिए। कि जो तो काफ़ी लोगों की क्या राय थी कि मोनार्की होनी चाहिए, तो काफ़ी लोगों की राय थी कि डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। तो यहाँ पे दो अहम यानी दो इम्पॉर्टेंट क्लब थे, जैकोबिन्स और जिरोडेन्स। तो जैकोबिन्स क्या चाहते थे, रेडिकल कौन थे, रेडिकल रिवोलेंटरीज, मीन कि इंतहा पसंद इनकलाब वो चाहते थे, यानी इंतहा पसंद इनकलाब कौन थे, जैकोबिन्स थे। और आप जिरोडेन्स थे वो आज़ादी ख्याल थे, यानी कि लिबरल आइडियाज के थे। अब जो तीसरे आपकी है सोसाइटी ऑफ द रिवोलेंटरी रिपब्लिकेशन ऑफ वुमेन, ये वो ग्रुप है जहाँ पे यानी औरतों ने समझा था कि हमें जो है इस ग्रुप का जो है यानी रेवोल्यूशन का हिस्सा नहीं माना गया, इस रेवोल्यूशन का हमें जो है वो हिस्सा नहीं जो है वो माना गया। इस वजह से यानी लोग यानी कि वो औरतें चाहती थी कि हम इसमें शामिल हों। फिर हम आते हैं जैकोबिन क्लब्स की जानिब। तो ये बहुत ही अहम है, आप इनको ज़रूर याद कर लें। जैकोबिन्स एज क्लब कंपोज ऑफ द पीपल फ्रॉम, तो जैकोबिन एज में कौन थे, मिडिल क्लास के लोग थे, यानी कि जो भी गरीब
वर्कर थे वो किस में थे, जैकोबियन क्लब में थे। दे बिलीव दैट पावर हैड बीन कंसोलिडेटेड बाय द अपर प्रॉस्पेरस मिडिल क्लास एंड द वेल्थी ट्रेडर्स। अब जैकोबियन एज में कुछ लोग थे, अब वो बिलीव करते थे कि हमारी अब भी बात नहीं मानी जाती, अब भी जो पावर है वो अपर लोगों के पास है, ठीक है, यानी अभी भी हमारी जो है बात कोई नहीं सुन रहा। तो देयर लीडर वाज, अब यहाँ पे जो इनका लीडर था, ये आपने ज़रूर याद करना कि इनका लीडर कौन था, क्योंकि इसका आगे भी जिक्र होगा। इनका जो लीडर था मैक्सिमिलियन डी रॉबेस्पियर, ये इनका क्या था, लीडर था। तो इन जैकोबियन जो क्लब थे इनको सेंस क्लोटस भी कहा जाता था। अब किस तरह से सेंस क्लोटस इनको कहा जाता था, अब देखें कि फ्रांस में उस वक़्त हाफ पैंट यानी पैंट पहनी जाती, जो कि बहुत महंगी थी। अब जैकोबियंस की यानी क्या निशानी थी, उनके मेंबर की समझो एक निशानी थी कि वो फुल पैंट पहना करते थे। अब यहाँ देखिए एक बंदा फुल पैंट पहना हुआ है, ये एक मेंबर है, और वो लाल टोपी पहना जाते हैं, और उनके ये फ्लैग का जो है वो ये झंडा है ब्लू वाइट एंड रेड। इस तरह से यानी कि आप ऐसे समझ लें कि इनकी जो ये निशानी है ब्लैक यानी कि वाइट रेड टोपी एंड फुल पैंट, लोग दूर से पहचानते थे कि भाई ये जैकोबियंस क्लब का मेंबर है। अब हम आते हैं 1791 में। तो यहाँ पे क्या होता है कि किंग लुइस ट्राइड टू एस्केप टू द ऑस्ट्रिया फ्रॉम फ्रॉम फ्रांस बट वाज कॉट। अब यहाँ पे जो किंग, आपका जो किंग है, किंग कौन सा, लुइस 17, वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था अपने ससुराल, ठीक है, क्योंकि इसकी बीवी वहाँ से थी, तो इसका जो ससुराल था वो ऑस्ट्रेलियन था, वो ऑस्ट्रेलियन जाना चाहता था, क्योंकि ये रह रहा था पेरिस में, एक छोटा सा यानी महल है वहाँ पे रह रहा था, जहाँ पे ये कंफर्टेबल नहीं थे, तो ये वहाँ से मूव कर रहा था कहाँ किसकी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ। लेकिन दे लीड टू बी डिमांड ऑफ द रिपब्लिकेशन फ्रॉम द पीपल जैकोबियंस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जब ये जा रहा था तो इनको बॉर्डर्स में इनको पकड़ा गया और इन्हें वापस जो है इन्हें पेरिस लाया गया। फिर लोगों को यहाँ पे और गुस्सा आ गया, तो लोगों पे यहाँ पे लोगों को और भी गुस्सा यहाँ पे आ गया, क्यों, अब देखें कि अब देखें कि अभी ताकत इन्हीं के हाथ में थी, किन के हाथ में थी, जो आपके नेशनल असेंबली में थे, पूरी ताकत इनके हाथ में थी, और राजा से वो महल भी इन लोगों ने छीन लिया था, और वो पेरिस में आकर रह रहा था। फिर यानी कि जब उसका महल जो छीन लिया तो जाहिर सी बात है वो कहाँ रहेगा, वो पेरिस में रहेगा। ऐसे हालात में लुइस 15 को अपनी जान का खतरा पड़ गया कि लोग किसी भी वक्त उसको मार सकते हैं, तो ऐसे हालात में इसने अपनी फैमिली को साथ लेकर ऑस्ट्रिया जाने की यानी अपने ससुराल जाने की यानी कि ठान, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं। जैसे वो बॉर्डर में गया तो उसको सिपाहियों ने पहचान लिया, तो उनके गार्ड अगर उनके साथ थे उनको मार दिया, और उनको वापस जो है किस में लाया गया, पेरिस में लाया गया। तो ये हरकत देख कर लोगों को और ज़्यादा गुस्सा आ गया कि हमारे किस तरह का बात चाहिए, सिर्फ अपनी यानी सोचता है, हमारे बारे में सोचता ही नहीं, यानी वो लोगों के मसाइल को हल करना ही नहीं चाहता। तो इसलिए लोगों ने डेमोक्रेसी की डिमांड करना शुरू कर दी। अब वो कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं चाहिए, हमें रिपब्लिक चाहिए। इसी राय में जैकोबियन के साथ था, हमें क्या चाहिए कि हमें रिपब्लिक चाहिए। तो यहाँ पे जैकोबियन इनके साथ था, क्योंकि वो चाहता था कि लोगों के पास अपने राइट्स हों। तो वो किसके फेवर में थे, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी मोनार्की वो चाहते थे, लाइका जो कि ब्रिटेन में थी। पीपल प्रोटेस्ट, अब यहाँ पे पीपल जो है प्रोटेस्ट होने का लगे, तो नेशनल गार्ड्स के ज़रिए इनको यानी इन पे गोलियाँ चलवाई गईं। यानी नेशनल गार्ड एक ऐसा फोर्स है, यहाँ पे एक नेशनल गार्ड यानी सिविल गार्ड्स होते हैं जिनको यहाँ पे इनको गोलियाँ चलाई गई, क्योंकि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम आते हैं आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ। यहाँ पे क्या होता है, सितंबर 1791 यहाँ पे भी एक क्या किया, न्यू आइन बनाया जा रहा था। यहाँ पे भी न्यू आइन बनाया जा रहा है। ये आपकी थर्ड स्टेट है, ठीक है, पहले जो थी नेशनल असेंबली, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली,
सॉरी, ये आपकी सेकंड स्टेट है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली। सितंबर 79 में न्यू आइन को बनाया गया, यानी कि आइन की तहरीरी कर दी गई। और यहाँ पे किंग रिस्टोर एज अ हेड ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे क्या क्या रखा, बादशाह को किसके तौर पर रखा गया, स्टेट यानी हेड ऑफ स्टेट यानी सदर बनाया गया, बादशाह को सदर के तौर पर रखा गया। सिस्टम फेल्ड विद इन अ ईयर, यानी एक ही साल में जो सिस्टम था वो चला और ख़त्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों की डिफरेंट पार्टीज़ थी, हर एक पार्टीज़ के अलग अलग थॉट है, अलग अलग आइडियाज़ थे, बट वो क्या चाहते हैं, हर किसी के अलग थॉट थे। कोई चाहता था कि नेशनल असेंबली हो, कोई चाहता था कि कॉन्स्टिट्यूशन या आइन हो, कोई चाहता था कि मोनार्की हो, कोई चाहता था कि डिक्टेटरशिप हो। तो इसकी वजह से ये जो दौर था सिर्फ एक ईयर चला। ऑल्सो लुइस सीक्रेटली ट्राइड टू गेट हेल्प फ्रॉम, तो ऑन दी अदर हैंड जो लुइस 17 था वो अब दूसरों मुल्कों से, यानी दूसरे ममालिक, पड़ोसी ममालिक थे, उनसे अब वो हेल्प लेना चाह रहा था, वो भी छुपे छुपे। देखें कि आप नेबर्स मोनार्की, यानी कि वो पड़ोसी जो जितने भी बादशाह थे उनसे क्या कर रहा था, सीक्रेटली जो फेवर मांग रहा था, यानी कि फ्रांस की यानी हेल्प करने चाह रहा था। ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया डिक्लेयर्ड सपोर्ट फॉर द फ्रेंच मोनार्की डिक्लेरेशन। तो ऑस्ट्रिया और जो पर्शिया ने क्या किया, इसकी यानी खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि हम लोग जो है फ्रांस की जो है हम जो आपकी मदद करेंगे, यानी खुल्लम खुल्ला। तो यहाँ पे जो लोगों को बहुत सारा गुस्सा आ गया, किस पे, लुइस 17 पे, कि जाहिर सी बात है ये हमारे ऊपर ये इतना कह रहे हैं तो ये हम पर हमला भी कर सकते हैं। तो लोगों को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो फ्रांस ने ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी इन्होंने क्या किया, एक यानी एक अनाउंसमेंट की कि हम लोग अब रशिया और पर्शिया पर अटैक करेंगे इन अप्रैल 1792 में। अब देखिए ये मैप है, ये आपका है ऑस्ट्रेलिया और ये आपका है पर्शिया, यानी कि ये दोनों किंगडम थे। अब इन पे जो है ये चलो पहले किसकी हेल्प कर रहे थे, फ्रांस की हेल्प कर रहे थे। अब जो फ्रांस है अब इन दोनों पर यानी क्या करेगा, हमला करेगा अप्रैल 1792 में। ठीक है, अब 1792 अब आ जाता है अगस्त। अगस्त आ जाते हैं, किंग एंड फैमिली अटैक्ड बाय द रेडिकल इन पेयर। अभी यहाँ पे क्या होता है कि किंग की फैमिली पे यानी एक्टेड किया जाता है, उनको मारा जाता है क्योंकि लोग नाराज़ थे और नाराज़ लोगों ने राजा पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। तो मोनार्की सस्पेंड, किंग हैड ट्राइड टू हेल्प रशिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब क्या होता है कि कानून साज असेंबली ने भी यानी यहाँ पे राजशाही का जो है यानी कि जो बादशाह मोनार्की का जो यहाँ पे अख्ताम हो गया, और साथ साथ यहाँ पे जो कानून असेंबली का भी अख्ताम हो गया। तो क्या होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने सस्पेंड इटसेल्फ, यानी कि बात लेजिस्लेटिव असेंबली ने देखा कि उसने अब देखा कि राजशाही भी नहीं चल रही, कानून साज असेंबली भी नहीं चल, इन लेजिस्लेटिव असेंबली ने इन दोनों को सस्पेंड कर दिया। अब लोग चाहते थे कि जमहूरियत वाला आइन हो, यानी कि रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी मेड, इलेक्शन अनाउंस। फिर यहाँ पे नए जो इलेक्शन है वो अनाउंस किए, यानी नए इंतखाबात किए गए। किंग लुइस पुट द ट्रायल एंड द सेंटेंस टू डेथ। अब यहाँ पे किंग लुइस को मुकदमे में डाला, यानी मुकदमा उस पर दर्ज किया गया और उसको एक्सिक्यूट कर दी गई, यानी उन्हें उसको वो सज़ा सुनाई गई। किंग लुइस 17 को यहाँ की सज़ा सुनाई गई। तो ये बात सुनकर यानी जब ब्रिटिश, डच, स्पेन को पता चला कि भाई फ्रांस के लोग इतने यानी रेवोल्यूशन में आ गए हैं कि उन्होंने अपने जो है लोग अपने बादशाह को कत्ल कर दिया, तो ऐसा ना हो कि इनको देखकर हमारी जो आवाम है वो भी भड़क उठे, वो हमारे साथ ऐसा करे और हमारी भी जो राजशाही है वो छीन सके। तो ब्रिटिश, डच, स्पेन ने ज्वाइन किया ऑस्ट्रेलिया और प्रशिया को। इन्होंने कहा कि हम आपका साथ देंगे फ्रांस की लड़ाई में। तो ये तो कॉलिशन अगेंस्ट द फ्रांस आफ्टर द लुइस एग्जीक्यूशन, तो इस वार को वार ऑफ फर्स्ट कॉलिशन भी कहा जाता है। अब देखिए ये गिलिटाइन है। अब ये कौन है, आपका लुइस 17 है। इसको लाया जा रहा है, एक मशीन है जिसको कहा जाता है द गिलिटाइन।
यानी कि यहाँ पे एक सिस्टम, यानी कि पहले लोगों को फांसी दी जाती थी, तो यहाँ पे माना जाता कि लोग जो हैं फांसी से ज़्यादा तड़प तड़प कर मर जाते हैं, तो उनको तकलीफ़ होती है। तो ये तकलीफ़ ना होने की वजह से उन्होंने अब ये मशीन कायम की। ये इस मशीन का नाम है गिलोटाइन। इन्होंने एक मशीन कायम की कि अब क्या होगा कि इसमें से जो आप देखेंगे ये जो ब्लेड है, ये जो ही इसके यहाँ पे गिरेगा तो इसको क्या होगा कि ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगा, यानी एक ही सेकंड में काम तमाम हो जाएगा इंसान का। अब एक और छोटी चीज़ है ला मर्साइल्स। ला मर्साइल्स एक नेशनल एंथम है, किसका? फ्रेंच का एक नेशनल एंथम है, जो कि लिखा था बाय क्लूड डी लाइल। Revelatory song to really people to fight against Australia and other invaders। ये एंथम में, ये जो एंथम है ये क्यों गाया जाता था? ये इसलिए गाया जाता था कि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुतवज्जा हों, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ौज पर आएँ, ताकि हम ऑस्ट्रिया और पर्शिया के ख़िलाफ़ हम जंग लड़ सकें। तो सॉन्ग बाय सोल्जर्स मार्चिंग फ्रॉम द मार्सेल। अब ये सॉन्ग, यानी मार्सेल के शहर है, वहाँ से ये फ़ौजी डेली गुजरते थे, यानी कि वो ये सॉन्ग गाते हुए गुजरते थे, तो इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया? ला मर्साइल। अब हम आते हैं दी नेशनल कन्वेंशन। दी नेशनल कन्वेंशन में क्या होता है? ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे दी नेशनल कन्वेंशन। या सितंबर 92 से अक्टूबर 75 तक का इनका दौर होता है। ये आपकी तीसरी गवर्नमेंट होती है रेवोल्यूशन की, यानी पहली आपकी गवर्नमेंट कौन सी थी? नेशनल असेंबली, फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फिर लेजिस्लेटिव, अब लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आती है आपकी थर्ड गवर्नमेंट ऑफ द रेवोल्यूशन। ये आपकी तीसरी गवर्नमेंट है, इलेक्टेड बाय द एक्सटेंडिंग सफरेज। जहाँ पे कुछ चेंजिंग्स आई कि जो वोटिंग, जो लोग वोटिंग करेंगे वो 20, उनकी एज होगी 28, यानी कि पहले तो 21, पहले तो 25 के थे, अब जो है उनको घटा के 21 किया गया है। अब मोनार्की एबोलिश, अब मोनार्की ख़त्म हो गई, किस में? जमहूरियत में। तो स्मॉल ग्रुप, अब यहाँ पे एक नेशनल कन्वेंशन ने एक ग्रुप बनाया, द कमेटी ऑफ पब्लिक सोसाइटी। तो ये एक बहुत ही बड़ी कमेटी थी जिसके पास पूरे, यानी कि कंट्रोल पावर होता था, यानी वो मेजर डिसीजन जो है वो ले पाते थे। दिस कमेटी वाज डोनेटेड बाय द जैकब, यानी इस कमेटी में ज़्यादा से ज़्यादा जो मेंबरशिप थे, जो ज़्यादा जो लोग थे वो किसके थे? जैकोबियंस, यानी कि जैकोबियंस के ज़्यादा जो मेंबरशिप वो इसमें थे। अब आते हैं द रेन ऑफ टेरर, यानी कि दहशत का दौर। अब इसको दहशत का दौर क्यों कहा जाता है? जून 1793 में, जून 1793 एंड जुलाई 1794 में, अब जो जैकोबियंस का जो लीडर था आपका मैक्सिमिलियन रोस्बेयर, इसने काफ़ी सारे लोगों की जानें ली, तकरीबन 16,000 लोगों की जानें ली। ये तो रिकॉर्ड में लिखा गया, वैसे तो इसने बहुत सी जानें ली थी, तो यहाँ पे लिखा गया कि 16,000 लोगों ने इसकी जानें ली। तो ये जो रॉबेस्पियर है, यानी कि इसको जिस पर भी शक होता था, यानी जो यहाँ पे जो मैंने आपको बताई है कमेटी, द कमेटी ऑफ द पब्लिक सिक्योरिटी, यानी ये लोग, ये क्योंकि ये चाहता था कि जो भी इसके अगेंस्ट था, इस कमेटी के अगेंस्ट था, वो उसको मार देता था। ऐसे करते करते इसने 16,000 लोगों को मार दिया। फिर यहाँ पर जो है मैरी एंटोनेट को भी एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि आप भी मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, आपने भी इख्तलाफात किए हैं, यानी कि आपको भी अब फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो इसको भी गुलेटिन की तरह जो मशीन में सज़ा दी गई। तो चर्च डिस्ट्रॉयड एंड क्लोज डाउन, तो इस दौरान जो है वो चर्च को भी क्या किया? तबाह कर दिया गया और इनको बंद कर दिया गया। अब देखें ये जो है उस इमेज, यानी उस दौर का इमेज है फ्रांस का। आप देखें किस तरह से ये जो है डिज़ोल्व हुआ है, यानी तबाह हुआ। ये सब जो है किसका किया जा रहा है? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब यहाँ पे जो है स्लेवरी, यानी कि ग़ुलामी का सिस्टम जो है वो ख़त्म कर दिया, किसने? नेपोलियन रीइंस्टेंडेड, इसको ग़ुलामी का जो सिस्टम था नेपोलियन ने वो क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया।
फिर न्यू कैलेंडर, फिर यहाँ पे एक न्यू कैलेंडर ईजाद किया। क्या हुआ कि यहाँ पे अब ये बहुत ही अजीब कैलेंडर है, देख लें आप लोग कि 10 आवर्स का डे होता है एंड 100 मिनट का 1 आवर एंड एक वीक में 10 डेज। तो ये बहुत अजीब था, लेकिन आम लोगों के लिए तो नहीं था, लेकिन ये थोड़ी देर ही चला। तो यहाँ पे क्या होता है कि फूड शॉर्टेज हुई, यानी कि वार की वजह से फूड की कमी थी एंड फूड फ्रॉम द रूरल। अब फिर यहाँ पे जो आपका ये मैक्सिमिलियन जो रहनुमा था जैकबिन्स का, तो इसने क्या ऑर्डर दिया कि रूरल जो एरियाज़ है उसका सारा अनाज जो है वो अर्बन एरियाज़ में लाया जाए। फाइनली पीपल गॉट टू सेक ऑफ, अभी जो पीपल्स थे जैकबियंस के जितने भी खुद के लोग थे वो इस यानी कमेटी से, इस जैकबियन क्लब से वो क्या होने चले, इख्तलाफ होने लगे कि यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए, यानी कि इस तरह से वो यानी एक्शंस ले रहे हैं। कुछ जो मेंबर थे वो राजी थे और कुछ कह रहे थे कि ये जो मैक्सिमिलियन जो है वो सही कर रहा है। तो जैकोबियंस जो वर बैंडेड इन रोबेस्पियर हिमसेल्फ वाज एग्जीक्यूट, तो जैकोबियन जो है जैकोबियन था इसको यानी कि बैंड कर दिया गया और जो जो रोबेस्पियर है इसको भी खुद एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी कि खुद के मेंबर नहीं इसको ही मार दिया ताकि ये आगे बढ़कर कोई ऐसे गलतियाँ ना करे। तो यानी इसको भी फांसी की सज़ा सुनाई गई। जिस तरह से इसने दूसरों लोगों को मारा तो आज खुद इसकी मौत गिलोटाइन से हुई। फिर हम आते हैं डायरेक्टरी रूल। अब यहाँ पे डायरेक्टरी रूल आता है। दी डायरेक्टरी ये स्टार्ट होती है 1795 से 99 तक। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 70, अब यहाँ पे नया आइन बना 1795 में, 1795 यानी 1799 में नया कानून यानी नया आइन तश्कील किया गया, बनाया गया। तो यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे मिडिल क्लास लोग थे। अब आपकी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट ख़त्म। अब आपकी आते हैं मिडिल क्लास। अब जो कंट्रोल थी वो किसके हाथ में थी, पढ़े लिखे लोगों के हाथ में थी, यानी मिडिल क्लास लोगों के हाथ में थी। तो इन्होंने क्या किया कि अब जो वोटिंग का सिस्टम होगा, वोट वो करेगा जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, विदाउट प्रॉपर्टी वाले जो हैं अपने वोट नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे क्या एक बाइकैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया, यानी कि 2 ग्रुप्स बनाए गए। उन दोनों ग्रुप में 5-5 लोग थे, यानी 5-5 डायरेक्टर थे। अब इनमें टू अवॉइड द डिक्टेटरशिप लाइक, क्यों अब यहाँ पे 5-5 लोग क्यों थे, क्योंकि जो आपका जो है ये क्या कहते हैं रॉबेस्पियर, यानी इस जैसा बंदा यानी कि दोबारा ना हो पाए। तो नेपोलियन लेड फ्रेंच विक्टोरियस इन द इटाली एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे नेपोलियन ने इटली और ऑस्ट्रिया से यानी इसने जीत हासिल कराई। ये बहुत ही एक नौजवान यंग मिलिट्री ऑफिसर था, जनरल था। एंडिंग द वार ऑफ द फर्स्ट कोलिशन, यानी फर्स्ट कोलिशन वार ये ख़त्म होती है। फिर यहाँ पे होता है आपकी कॉन्सुलेट, यानी ये नेपोलियन था आपका यानी डायरेक्टरी का, यानी बहुत ही ख़ास आदमी था। 30 ईयर, यानी वो अपनी फ़ौज की काबिलियत की वजह से, काफ़ी वारों की वजह से वो और ज़्यादा बढ़ता गया, यानी और लोगों की इसके दिल में मोहब्बत बढ़ती गई। 30 ईयर ओल्ड मिलिट्री जनरल नेपोलियन बोनापार्ट डिड अ कॉप अगेंस्ट द डायरेक्टरी रूल एंड द एस्टैब्लिश्ड काउंसिल। तो इसने यहाँ पे अब क्या करते हैं कि 3 काउंसिल थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेपोलियन को है बहुत ही अच्छा माना जाता था, यानी ये जो है डायरेक्टरी का यानी डायरेक्टर्स का ख़ास बंदा था। यहाँ पे 3 काउंसिल थे। पहले काउंसिल में कौन था आपका खुद ही, यानी इसने खुद ही पहले काउंसिल में खुद को डाल दिया, नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन हिमसेल्फ एज द फर्स्ट काउंसिल, ये पहला आपका काउंसिल था फ्रांस का। फिर इन 1804 में ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ एम्पायर। फिर इसने 5 साल में ही इसने खुद को एम्पायर ऑफ द फ्रांस, वही बात भी आके रुक गई कि इसने बादशाह काम कर ली, ठीक है। अब क्या होता है कि इन चीज़ों से जो कुछ रेवोल्यूशन हुआ, अब इनसे क्या एनालाइज निकलता है वो हम देखते हैं। डिड द रेवोल्यूशन चेंज मच, एब्सोल्यूट मोनार्की। अब जहाँ पे जो लोग थे वो मोनार्की ख़त्म करना चाहते हैं कि मोनार्की से ख़त्म हो गई, बात तो एक ही है। अब क्या हुई, मिलिट्री आपकी डिक्टेटरशिप हो गई। फिर दोबारा से जो चर्च को रिस्टोर किया गया, नेपोलियन ने दोबारा से जो चर्च है उसको यानी कि ओपन कर दिया गया। यानी कि इसको पता था कि जो भी लोग होंगे, यानी कि जितने भी जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो रिलीजियस यानी कि ज़्यादा अटैच्ड हैं। तो इस वजह से इन्होंने चर्च को, नेपोलियन ने चर्च को क्या किया,
रिस्टोर करवा दिया, खुलवा दिया। नोबलिटी रिटर्न बैक टू होम। अब जो नोबल पर्सन थे, जो भी अमीर तबके के लोग थे, यानी हालात बेहतर गए तो वो अपने फ्रांस में वापस आ गए, लेकिन इनको कोई ज़मीनें वगैरह नहीं दी गई, यानी छोटे मोटे घरों में ये फिर गुजारा कर रहे थे। तो इवन बॉर्बन मोनार्की रिस्टोर्ड इन 1850, यानी 5 साल के बाद फिर बॉर्बन जो है मोनार्की रिस्टोर हो गई। फिर यहाँ पे देखते हैं कि कंडीशंस ऑफ द वुमेन, वुमेन की वही कंडीशन थी, स्लेव की वही कंडीशन थी, यानी इस कंडीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आई। फार्मर एंड वर्कर्स की कंडीशन में भी कोई चेंजिंग्स नहीं आई। अब हम आते हैं इनकी लेगेसी में, इसकी क्या पॉजिटिव थे, क्या लेगेसी थी, क्या इसकी मीरास थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है, उसकी जो पावर ऑफ द किंग, यानी कि उसकी पावर अब लिमिटेड हो गई। पावर ऑफ द नोबिलिटी भी लिमिटेड हुई। अब जो पावर थी वो किसके पास थी, यानी मिडिल लोग के पास थी। रिमेनिंग फ्यूडलिज्म ये पहले से ख़त्म हो गया, अब उसको फुल जड़ से उखाड़ देना चाहते थे। ये सब हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से। चर्च पावर हाईली डैमेज, यानी चर्च की जो पावर को भी डैमेज कर दिया, यानी डैमेज कर दिया। एरा ऑफ द रिलीजियस टॉलरेंस। पावर ट्रांसफर, अभी पावर किसके पास थी, वो ट्रांसफर हुई नोबल टू पीपल, यानी कि अमीर तबके से ट्रांसफर हुई मिडिल क्लास, यानी कि जो गरीब पीपल लोगों की तरफ जो है वो पावर हो गई। स्पेशली मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके पास जो वो पावर आ गई। आइडियाज़ ऑफ द राइट ऑफ द मैन, यानी किसके, यानी इंसान के जो हक थे वो लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही, यानी कि अच्छे तक चले अभी तक, यानी इन सब को फॉलो किया जा रहा है पूरी ही वर्ल्ड में। अप्लाई इक्वल टू एवरीवन, सारे जो हैं इनको यानी इक्वली अप्लाई कर रहे हैं। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी। राइज ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट। फिर यहाँ पे क्या होता है कि ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट होनी चाहिए, मतलब कि इंसान का उरूज बढ़ने लगा, और यूरोप में कौम परस्ती का फैलाव भी, कौम परस्ती का ज़्यादा फैलाव हो गया। फिर यहाँ पे वुमेन, क्योंकि औरतें जो है तालीम, यानी औरतों को तालीम से कोई रोका नहीं जाएगा, मैरिज से रोका नहीं जाएगा। वो क्या होंगी, फ्रीडम होगी, किससे, बिजनेस से, ट्रेड से नहीं, वो कि वो क्या कहते हैं कि अब वो जो वुमेन होगी वो फ्री होंगी, फ्रीडम होंगी किससे, बिजनेस करने में, यानी कि उनको किसी भी मर्द हज़ार से पूछना नहीं पड़ेगा कि आप बगैर पूछे ये सब कुछ कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों की जो रेवोल्यूशन है वो ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैविंग अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर द डे।